नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मूल विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। और इससे पहले मैंने जितनी भी मूल विधि की वीडियो अपलोड की है उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी या फिर अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 है, इसका उद्देश्य SC ST जातियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना तथा उन पर हो रहे सामाजिक उत्पीड़न को रोकना है। मतलब कि जो ये अधिनियम बनाया गया है, तो ये क्यों बनाया गया है? यह SC ST जातियों की सामाजिक स्थितियों को सुधारने के लिए और उन पर हो रहे सामाजिक उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है। इसको पारित कब किया गया? सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको पारित किया गया 11 सितंबर 1989 को और लागू किया गया 30 जनवरी 1990 को। इसमें कुल 5 भाग, 23 धाराएं और एक अनुसूची शामिल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि देश में सबसे ज़्यादा SC यानी देश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट किस राज्य में है, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। और देश में सबसे ज़्यादा ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश राज्य में है। और SC और ST के लिए लोकसभा में 131 सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं, जिसमें SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीट आरक्षित की गई है। तो ये चीज़ें जो हैं फैक्ट के रूप में सीधे आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इनको एक एक करके अच्छे से याद रखिएगा, जिससे जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका सही उत्तर टिक करके आओ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के कुल भाग की। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 5 भाग, 23 धाराएं और एक अनुसूची है। तो 5 भाग में कौन से भाग में किस चीज़ का वर्णन है, इसको देख लेते हैं। तो भाग 1 में प्रारंभिक की बात कही गई है, जिसमें धारा 1 और 2 को शामिल किया गया है। भाग 2 में अत्याचार के अपराध को शामिल किया गया है, जिसमें धारा 3 से लेकर 9 तक की धाराएं आती हैं। भाग 3 में निष्कासन के बारे में बताया गया है, जिसमें 10 से लेकर 13 तक की धाराएं शामिल की गई हैं। और भाग 4 में न्यायालय के बारे में बताया गया है, जिसमें 14 और 15 धारा जो है वह शामिल है। और लास्ट है भाग 5, जिसमें प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है, जिसमें 16 से लेकर 23 तक की धाराओं को शामिल किया गया है। तो ये 5 भाग हैं, इसके बारे में आप याद रखिएगा कि कौन से भाग में किस चीज़ के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम लोग एक एक करके जो इसकी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको देख लेते हैं। इसकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि आपको पता है कि यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम है, जिसमें जाति से संबंधित शब्द आता है। तो जाहिर सी बात है, जाति सूचक शब्द आएगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग जाता है। कहीं कहीं ट्रिक ऐसी बनानी पड़ जाती है कि जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया जाता है तो लोगों को बुरा लग जाता है। इस कारण से मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई है। फिर भी अगर आप चाहोगे कि मैं इसकी ट्रिक बनाऊं तो आप कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी ट्रिक आपको बनाकर बता सकूं। तो देरी ना करते हुए चलिए हम लोग एक एक करके सभी धाराओं के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 1 की। आपको पता ही है, सभी अधिनियम की तरह धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ शामिल है। ऐसे ही धारा 2 में सभी अधिनियम की तरह महत्वपूर्ण परिभाषाओं को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत धारा 2A में अत्याचार की परिभाषा दी गई है, यानी कोई भी अपराध जो धारा 3 में दंडनीय है उसको बोला जाएगा अत्याचार। फिर आता है धारा 2B, जिसमें आश्रित की परिभाषा, यानी पीड़ित के परिवार, पति पत्नी, संबंधी, बच्चे, माता पिता, अन्य जो भरण पोषण के लिए पीड़ित की जिम्मेदारी है वही आश्रित हैं। ये आश्रित की परिभाषा है। फिर अगली जो धारा है वह है धारा 2C, जिसमें SC और ST क्या हैं इसके बारे में बताया गया है। तो सीधा से मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(24) में SC के बारे में तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) में ST के बारे में परिभाषाएं दी गई हैं।
तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(24) और 366(25) में बताया गया है वही SC/ST हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण धारा है वह है धारा 3। यह धारा SC/ST समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध जाति आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए बनाई गई है और ऐसे कृत्यों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करती है। मतलब ऐसे कृत्य मतलब कार्य, यहाँ पर जो कार्य वर्णित हैं, तो अगर इनमें से ऐसे कोई भी कार्य किए जाते हैं किसी के भी द्वारा तो उनके लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। तो कौन कौन से कार्य हैं तो उनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला कार्य, SC/ST व्यक्ति को जूते की माला पहनाना या उनका मुंह काला करना। इसके अलावा दूसरा कार्य, ST/ST के घर में मलमूत्र, मरा जानवर या अन्य घिनौने पदार्थ डालना। तीसरा जो है वह है SC/ST को जाति सूचक शब्दों के साथ संबोधित करना या उनको गाली देना। चौथा, SC/ST वर्ग के व्यक्ति को गंजा करना तथा सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे कपड़ा उतरवाना हो गया, अर्धनग्न करना हो गया या उनको काला करना, उनका हरण करना, ये भी। फिर पांचवा, ST/ST की भूमि पर कब्जा करना। छठवां, ST/ST वर्ग के व्यक्ति की फसल बर्बाद करना या फिर अवैध लाभ लेना या उनको सिंचाई का साधन ना देना। सातवां, ST/ST वर्ग के किसी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश ना करने देना। आठवां, ST/ST वर्ग के किसी व्यक्ति को वोट डालने से रोकना या जबरन गलत वोट डलवाना। नौवां, ST/ST वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ झूठे सबूत पेश करना। उसके अलावा 10वां है ST/ST वर्ग के खिलाफ लोक सेवक को गलत जानकारी देना। मतलब जो लोक सेवक हैं तो उनको ST/ST वर्ग के खिलाफ गलत जानकारी देना, यह भी अपराध आएगा जिसके लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ST/ST की किसी महिला की मजबूरी का फायदा लेकर यौन शोषण करना और ST/ST वर्ग को क्षेत्र मोहल्ले के बाहर करना आदि इस प्रकार के जो अपराध हैं उनको शामिल किया गया है धारा 3 के अंतर्गत। और मैंने आपको बता ही दिया कि धारा 3 के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें शामिल की गई हैं उनके लिए सख्त दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो यह धारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है धारा 3 का सबटाइटल 2 का सबटाइटल 1, जिसमें झूठे सबूतों के आधार पर यदि SC/ST व्यक्ति को फंसाया गया हो तथा उस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली हो तो जो फंसाने वाला व्यक्ति है ना उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। यह धारा 3 के 2 के 1 के अंतर्गत बताया गया है। फिर अगली जो धारा है वो है धारा 3 की 2 की 2। यदि किसी के द्वारा SC/ST व्यक्ति को फंसाया जाए तथा उसे सजा 7 वर्ष की मिले तो फंसाने वाले को भी कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 7 साल की सजा मिलेगी। फिर जो तीसरा है वह है धारा 3 की 2 की 3, जिसमें यदि किसी भी ST/ST व्यक्ति के घर या परिसर में आग लगा दी जाए तथा संबंधित वस्तुएं इससे प्रभावित हो जाएं तो सजा जो है 6 माह से लेकर 7 साल तक की हो सकती है। नेक्स्ट है धारा 3 की सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन 4। इसमें यह बताया गया है कि यदि धारा 3(1) में उल्लेखित अपराध कोई लोक सेवक करता है तब न्यूनतम अवधि जो है वो दोहरी होगी। मतलब जैसे 6 माह है तो न्यूनतम अवधि 12 माह हो जाएगी और अधिकतम की बात करें तो प्रावधान के अनुसार। यहाँ पर जो सेक्शन दिए गए हैं ये सेक्शन के अंदर सब सेक्शन और उनके भी अंदर सब सेक्शन की बात कही गई है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है धारा 4। यदि लोक सेवक अपने कर्तव्य की अपेक्षा करे तब उसकी जो सजा होगी वो न्यूनतम 6 माह होगी और अधिकतम 1 वर्ष होगी। यह धारा 4 में बताया गया है। फिर अगली जो धारा है वो है धारा 5। यदि धारा 3(1) में उल्लेखित अपराधों को दोहराया जाए तब जो सजा है वो न्यूनतम 1 साल होगी और अधिकतम जो है वो प्रावधान के अनुसार होगी। नेक्स्ट है धारा 7, जिसमें न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड के अलावा यदि किसी ने उसकी किसी वस्तु से SC/ST व्यक्ति को हानि पहुंचाई तो उसे जब्त करा सकता है। मतलब मान लीजिए ऐसा कि कोई व्यक्ति था जिसने ट्रैक्टर के जरिए या फिर कार के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए JCB के जरिए ST/SC व्यक्ति की किसी भी वस्तु को हानि पहुंचाई या फिर उस व्यक्ति को हानि पहुंचाया है जो SC/ST वर्ग से आता है। तो सज़ा के अलावा भी क्या होता है कि अगर न्यायाधीश चाहे, मजिस्ट्रेट चाहे तो उस चीज़ को जब्त करा सकता है। ठीक है,
फिर अगला है धारा 8, जिसमें अपराधों के संबंध में उपधारणा बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है धारा 10, जिसमें विशेष न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का निष्कासन जो कि SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को हानि पहुंचाने की अभियोजना कर रहा है। मतलब कि विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति का निष्कासन भी किया जा सकता है जो कि SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को हानि पहुंचाने की अभियोजना मतलब प्लान बना रहा है, और उसको सजा भी दी जा सकती है। वो सजा है कम से कम 1 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट धारा है धारा 11, जिसमें नज़दीकी थाने में निष्कासित व्यक्ति को अपने फोटो तथा शारीरिक माप देनी होगी। धारा 14 से 15 तक विशेष न्यायालय का बनने की बात कही गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित विशेष न्यायालय बनाने की प्रावधान की बात कही गई है। फिर धारा 16 जो है, इसमें राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाए जाने की बात कही गई है। धारा 20 के अंतर्गत अन्य विधियों के बावजूद भी इस अधिनियम को प्रभावी होना होगा, ये बताया गया। मतलब अन्य जो विधियां हैं, अन्य जो लॉ हैं, वो तो प्रभावी होंगे ही, साथ में जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है यह भी प्रभावी होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी धारा लग गई तो इसकी धारा नहीं लगेगी, इसकी धारा लगनी ही लगनी है, दूसरी धारा लगे या ना लगे। मतलब कि अगर 2 कानून है ना, तो 2 कानूनों में से ये वाला जो कानून होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है। फिर अगला है धारा 22, जिसमें सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के संरक्षण की बात कही गई है। और धारा 23 में कानून बनाने के अधिकार की बात कही गई है। तो कानून कौन बनाएगा इसके अंतर्गत? तो वह बनाती है केंद्र सरकार। मतलब कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो सही जवाब क्या होगा? केंद्र सरकार के पास होता है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।